Hi students, welcome to Unacademy CA 360 Foundation. I am Shivani Sharma, your paper 3 quantitative aptitude educator. So बच्चा पार्टी आज के इस सेशन में हम अपने आरटीपी को सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन आरटीपी को सॉल्व करने से पहले आपको फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। बेटा अगर आप मई 25 या सितंबर 25 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बिल्कुल योद्धा बैच में एनरोल करके आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट ये है अभी कि आपको मिल रहा है फ्लैट 55% ऑफ on all CA subscriptions with assured success। तो फटाफट जाके आप अभी के अभी यूज कर लेंगे कोड SS12 या फिर रिजॉल्व, और उसके साथ साथ दिसंबर 31 तक ही ये ऑफर वैलिड है। तो बिल्कुल जाके इस अपॉर्चुनिटी का आप यूज कीजिए। मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि अश्योर्ड सक्सेस के अंदर होने क्या वाला है। बेटा जी देखो, अगर आपने कोई भी CA फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन लिया है फॉर 9 मंथ एंड अबव, ठीक है, We are assuring you कि आपका पेपर 101% क्लियर होगा। इफ इन केस मान लीजिए कि अगर आपका पेपर क्लियर नहीं होता किसी भी कारणवश, तो हम आपको 4 मंथ का फ्री एक्सटेंशन देने वाले हैं सब्सक्रिप्शंस के ऊपर। लेकिन इसके लिए आपको मेक श्योर करना है कि आपने मिनिमम 200 आवर्स का वॉच टाइम रखा है अपने प्लस क्लासेस में, एंड यू हैव अटेम्प्टेड 30 सेक्शनल या फुल लेंथ टेस्ट सीरीज ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। इसके साथ यू हैव टू सबमिट योर एडमिट कार्ड बिफोर एनी CA 2025 एग्जाम्स, एंड बाकी की टर्म्स एंड कंडीशंस आप लोग बिल्कुल रीड कर सकते हैं। सो बी एक्साइटेड फॉर दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। अगर आप सोच रहे हैं प्रिपरेशन करना है, बहुत अच्छा मौका है आपके पास टिल 31 दिसंबर। नाउ लेट्स स्टार्ट अ क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आया था, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है और ये क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ बहुत बार सॉल्व कर चुके हो। ठीक है, द सैलरीज ऑफ ABC आर ऑफ रेशियो 2:3:5। सो 2:3:5 के रेशियो में है। इफ द इंक्रीमेंट 15%, 10% एंड 20% आर डन देयर रिस्पेक्टिव सैलरीज, देन फाइंड न्यू सैलरीज। तो मैंने कहा 2:3:5 के रेशियो में है, तो लेट द सैलरी बी 200, 300 एंड 500, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। अब यार इसको 15% का इंक्रीमेंट मिला है, तो 200 प्लस 15% अगर आप करते हैं तो इसका बेटा जी आंसर 230 आ रहा है। और बी वाले की सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 10% का। तो अगर 300 में आप 10% जोड़ देते हैं तो आपके पास 330 आ जाएगा, और 500 में आपको 20% को जोड़ देना है तो आपके पास बेटा जी 600 आ जाता है। अगर आप 500 में प्लस कर देते हैं 20%, सो यू आर गेटिंग 600। इनने पूछा है कि आफ्टर इंक्रीमेंट इनका जो न्यू सैलरी आया है उसका क्या रेशियो होगा। तो तुम यार इन सब में से 0 हटा दो, तुमको दिख रहा है 23:33:60, यानी कि ऑप्शन ए। एंड वी हैव डन दिस क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स इन आवर क्लासेस, सो आई होप मेरे सभी बच्चों को यार ये क्वेश्चन बन गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे लॉग वाला सवाल है। ये क्वेश्चन भी आपको मेरे PDF में मिल जाएगा। हम ऑलरेडी अपने साथ साथ सॉल्व कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें हमें क्या करना है, बेस सेम है, देखो सब्ट्रैक्शन में है तो आप इसे डिवीजन में लेकर जाएंगे। तो जब आप इसे डिवीजन में लेकर जाएंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 2। सब्ट्रैक्शन में है तो डिवीजन में आता है। बेटा जी इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से x कॉमन ले लो, तो दिस इज x+1 अपॉन x+1 इक्वल टू 2। ये कट गया, तुम्हारे पास आता है log x टू द बेस 4 इक्वल टू 2। फिर आपको बताया है हमने बहुत बार कैसे एक्सपोनेंट में कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पे आप देखो जो बेस में है वो हमेशा बेस में रहेगा, जो अकेला बैठा है वो सर पे सवार हो जाएगा, और उसके बाद ये वाला x एज इट इज। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है? 16। दैट इज ऑप्शन नंबर C। तो ऑप्शन C इज योर करेक्ट आंसर। आई होप सब बच्चों को यार ये क्वेश्चन भी चमक गया। द आंसर इज ऑप्शन C हियर। ओके, डन डन। क्या हम अगले क्वेश्चन पे चल सकते हैं? ओके जी, तो इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। ये भी हमने अपनी क्लासेस में सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन के अंदर क्या है, इफ द नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ इज 17%, नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ है 17%, इन्फ्लेशन है 9% फॉर 5 years, लेट P बी द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अमाउंट एट प्रेजेंट ईयर, then the projected real GDP after 6th year is। लैंग्वेज को पढ़ के आपको लगेगा कि बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसमें आपको ये वाला फॉर्मूला लगा के अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो बेटा जी यहाँ पे रियल शब्द का यूज किया गया है। तो आप जो रेट है ना, ये नॉमिनल और इन्फ्लेशन, नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन रेट करेंगे तो आपको रियल मिल जाएगा। तो रियल कितना आ रहा है?
17 में से 9 माइनस कर दो 8%, और ये तो आपका P ही दिया है, ठीक है। दिस इज 1 + 8/100, और इनने पूछा है 6th ईयर, तो यहाँ पे 6 कर दो। तो बेटा 8 डिवाइडेड बाय 100 + 1 1.08, 1.08 की पावर 6 आपको निकालना है, 2 3 4 5 6, so it is coming out to be 1.5868 something, which is very close to option A. तो इसका जो आंसर होगा that is option A. We have done this question. I hope it's clear. अगले क्वेश्चन पे आ जाइए फटाक सीधे। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी हमने डिस्कस किया है, और इसमें हम लगाएंगे ट्रिक। यहाँ पे क्या बोल रहा है, what will be the population after 3 years? What will be the population after 3 years? When present population is 25,000, present population है बच्चों 25,000, and population increases at the rate of 3% in first year, 4% in second year, and 5% in third year. तो you have to write in this way, और फटाफट इस ट्रिक के थ्रू आप निकाल लेंगे कि क्या आपकी पॉपुलेशन होगी। तो हम लिखेंगे 25,000 + 3% + 4% + 5%, तो आपके पास 28,119 आ रहा है, 28,119 आ रहा है। दैट इज ऑप्शन ए। आई होप आप सबको ये ट्रिक याद थी कि अगर डिफरेंट रेट दिया है, आपको अमाउंट निकालना है, तो आप क्या करेंगे, जो भी पी दिया है उसमें +i% +i% +i%, वॉट एवर डिफरेंट आई आर देयर, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, ये भी हम पढ़ चुके हैं क्लासेस में। द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी of ₹1,500 made annually for 5 years at interest of 10% compounded annually। मतलब इससे सिंपल क्वेश्चन तो आपसे वो पूछ ही नहीं सकता था। फ्यूचर वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर क्या होता है, एन्युटी यहाँ पे आप लिखेंगे 1 + i⁻n - 1/i। तो बेटा जी एन्युटी कितनी है, एन्युटी है 1500 की। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 1 + i कितना है, 10% कंपाउंडेड एनुअली है, तो बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। मतलब i है आपका 0.1 एंड 5 साल के लिए बोला है, तो यहाँ पे 5 लिखोगे -1। तो बेटा जी आपके पास कितना आएगा, क्वेश्चन वाले बहुत अच्छे हैं, इसकी वैल्यू भी इन्हें दे रखी है, वैल्यू यूज करो 1.61051, 1.61051, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 1500, तो आपके पास आ जाता है 9157.65। ऑप्शन बी इज योर आंसर। द आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूजिंग से लग रहे हैं, द आंसर इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है corresponding to the nominal rate of 8% per annum compounded half yearly. Now this is very important, यहाँ पे half yearly शब्द लिखा हुआ है बच्चा पार्टी, तो you should remember what is the formula. Effective rate of interest E होता है आपका 1 + i⁻n - 1 और इंटू 100 कर देते हो ना। क्योंकि हाफ ईयरली लिखा है, हाफ ईयरली, तो ये रेट तुमको चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो तुम यहाँ लिखोगे 1 + 8, हाफ ईयरली है तो डिवाइडेड बाय 200, और ये n हो जाएगा 2, दिस इज -1। तो कितना आएगा, 8 डिवाइडेड बाय 200 + 1, दिस इज 1.04 की पावर 2 -1 इंटू 100, so we are getting 8.16%, यानी कि ऑप्शन डी इज योर आंसर। द आंसर इज ऑप्शन डी हियर। फटाफट बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्वेश्चन ना जाने हमने आपको कितनी बार कराया है क्लासेस में। तो यहाँ पे लिखा है सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 2n²। आपने 5th टर्म बताना है। तो बच्चों 5th टर्म क्या होता है, 5th टर्म होता है a + 4d, यानी कोई मुझे a बता दे, d बता दे, तो इसमें वैल्यू डाल के हम आपको 5th टर्म बता देंगे। हमने कहा सुनो भाई, सम ऑफ n टर्म्स आपको ये दिया है, सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज दिस। अगर हमने s1 निकाला तो दिस इज 2 × 1² दैट इज 2, और s1 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी कि a1। अगर बच्चों में s2 निकालू, s2 क्या होगा 2, यहाँ पे लिखोगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 2 = 8। s2 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। तो अगर हम आपसे पूछे बेटा a2 क्या होगा, तो a2 होगा 8 - 2 दैट इज 6। अगर यहाँ पे ap बनाए तो 2, 6, समथिंग समथिंग आएगा।
यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 6 minus 2 दैट इज इक्वल टू 4। यहाँ पे जाके आपने सारी वैल्यूज रखनी है। सो दिस इज 2 plus 4 into 4, 4 4s are 16, 16 plus 2 is 18. The answer is option C here. I hope the question is clear. The answer is option C. अगला क्वेश्चन, ये भी हम बहुत बार कर चुके हैं, हमको ऐसा लगता है कि आपको शायद आंसर भी इसमें याद हो गया होगा। The number of words that can be formed out of the letters of the word article so that vowels occupy even place. तो बेटा यहाँ पे लिखा है आर्टिकल, ARTICLE, ठीक है, कितने लेटर्स है उतने डैश बना लो। इन्हें बोला है वॉवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेस, ऐसे कितने ऐसे वर्ड्स बनेंगे। हमने कहा ओके, पहले आर्टिकल में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डैश बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन्हें बोला है वॉवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेस, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7। इवन प्लेस पे आपने क्या रखना है, इवन प्लेस पे आपने वॉवेल्स रखना है। तो इसमें वॉवेल्स क्या है, ए आई और ई, तो 3 ही वॉवेल्स है, 3 ही इवन प्लेसेस है, तो उन्हें कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। इसके साथ साथ आपने कॉन्सोनेंट को भी अरेंज करना है। सो कॉन्सोनेंट है RTCL, 4 कॉन्सोनेंट है और आपके पास यहाँ पे 4 ही पोजीशंस खाली है, तो 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल यानी 24, 3 फैक्टोरियल यानी कि 6, तो 24 इंटू 6 आपके पास आता है 144। दैट इज द आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। द आंसर इज ऑप्शन बी हियर। नेक्स्ट, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें डी मॉर्गन्स लॉ लगने वाला है। क्वेश्चन कहता है कि लेट Z बी द यूनिवर्सल सेट फॉर 2 सेट्स। Z यूनिवर्सल सेट है फॉर 2 सेट्स A एंड B। N ऑफ A है हमारे पास, N ऑफ B है, N ऑफ A इंटरसेक्शन B है। आपको N ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश की वैल्यू भी गिवन है, आपको N ऑफ Z निकालना है, मतलब यूनिवर्सल सेट निकालना है। हमने कहा ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि N ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश हमारा 400 के बराबर है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 400। डी मॉर्गन्स लॉ लगा के क्या मैं से A इंटरसेक्शन B का, सॉरी नॉट A इंटरसेक्शन B, क्या डी मॉर्गन्स लॉ लगा के मैं इसे A यूनियन B का होल डैश कह सकती हूँ? यस, मैं इसको A यूनियन B का होल डैश कह सकती हूँ। दिस इज इक्वल टू 400, ठीक है, क्योंकि ये डी मॉर्गन से सब पलट जाता है। नाउ बच्चा पार्टी, वी ऑल्सो नो कि यार ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका N ऑफ A यूनियन B का जो डैश है ना, इसे आप लिख सकते हो N ऑफ Z माइनस N ऑफ A यूनियन B, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। यूनिवर्सल में से इसको हटा दोगे तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा, यूनिवर्सल माइनस डैश के नीचे जो सेट है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू तो 400 गिवन है ना जी, और N ऑफ Z हमें निकालना है। N ऑफ A यूनियन B हम निकाल सकते हैं फॉर्मूले की हेल्प से। व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज N ऑफ A प्लस N ऑफ B माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो बेटा जी यहाँ पे पहले सारी वैल्यूज रखो, 300 प्लस 400 700, 700 में से 200 गया 500, माइनस 500 उड़ के उधर जाएगा तो प्लस 500, 500 प्लस 400 इज 900। द आंसर इज ऑप्शन ए हियर। देखो कैलकुलेशन कर लो यार फटाफट, वैल्यू ही रखना है आपको। यहाँ पे 300, यहाँ पे 400, 300 400 700, फिर A इंटरसेक्शन B है 200, तो बेटा 700 में से 200 चला गया 500। अब ये माइनस 500 इधर फेंकोगे तो प्लस में जाएगा, 500 प्लस 400 इज 900। द आंसर इज ऑप्शन ए हियर। ए ही इसका सही आंसर है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन इन लोगों ने पूछ लिया आपसे। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 80 कैन स्पीक हिंदी। 80 बच्चे हिंदी बोल सकते हैं, 60 बच्चे इंग्लिश बोल सकते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ओके। तो 80 हिंदी बोलते हैं, 60 इंग्लिश बोलते हैं, एंड 40 कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, ओके। तो कितने बच्चे थे ये आपने बताना है। हमने कहा 1 मिनट, 80 कैन स्पीक हिंदी, हिंदी बोलने वाले कितने बच्चे हैं? 80 हैं। 60 कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने वाले कितने बच्चे हैं? 60 है। 40 कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, एंड मतलब इंटरसेक्शन 40 है। कितने बच्चे हैं बेटा? तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ इनका जाके यूनियन निकाल लेना है। तो यूनियन क्या होगा?
इनका यूनियन होगा नंबर ऑफ बच्चे जो हिंदी बोलते हैं, नंबर ऑफ बच्चे जो इंग्लिश बोलते हैं, माइनस नंबर ऑफ बच्चे जो दोनों बोलते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। वैल्यूज रखो फटाफट। सो दिस इज 8 प्लस 60 माइनस 40, वी आर गेटिंग 100। द आंसर इज ऑप्शन ए हियर। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है? ऑप्शन ए आ रहा है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। यस। अगला क्वेश्चन, अगेन वी हैव डन दिस क्वेश्चन मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स इन आवर सेशंस। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या है? एफ ऑफ एक्स है, हमारे पास जी ऑफ एक्स है, हमें जी ऑफ 3 निकालना है। तो बेटा जी ऑफ 3 निकालना है आपको। मेरे बच्चे जानते हैं यहाँ पे ओ हटेगा ब्रैकेट बनेगा, ओ हटेगा ब्रैकेट बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एफ ऑफ 3 निकालना है। एफ ऑफ एक्स ये है, अगर एक्स की जगह पे 3 डाल दें, आई होप ये दिख रहा है। यस, अगर x की जगह पे 3 डाल दें तो 3 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 8। तो f ऑफ 3 कितना आ रहा है? 8। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 8। अब बेटा जी आपने क्या करना है? इधर x की जगह पे 8 डाल दो, दैट्स इट। सो 2 इंटू 8 प्लस 3, 8 2 जा 16, 16 प्लस 3 19 आ रहा है। क्या इसका आंसर? 16 प्लस 3 इज 19। द आंसर इज ऑप्शन डी हियर। ठीक है, बस वैल्यूज ही आपने डालनी थी। द आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, सो वी हैव वन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन अगर आपने पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को देखा होगा तो ये क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है, काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। ठीक है बच्चों, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल ट्रिक है इसके लिए। देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे ना, आप यहाँ पे इसको ऐसा लिखोगे, यहाँ पे पावर 3 और यहाँ पे चिपका देंगे x। फिर आप लिखेंगे 3 पावर 2 ऊपर x। ये क्या कर रहे हो मैम? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा रहे हैं बेटा जी। ये 3x को ऐसा लिख सकती हो, कोई दिक्कत है क्या? 2x को ऐसा लिख सकती हो, कोई दिक्कत है? सब ठीक है मैम, बिल्कुल ठीक है। तो बेटा यहाँ पे तुम्हारे पास 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड दिस इज 5x। तो बेटा जी क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? दिस इज 8 इंटू 9 इंटू 5 की पावर x dx। हाँ मैम, सबको पावर दी जाती है, बिल्कुल आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है। ओके, सो दिस इज 8 इंटू 9 इंटू 5, इट इज कमिंग आउट टू बी 360 की पावर x। मैम क्या मजा आ गया आपको ऐसा करके? अरे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x इज a टू द पावर x डिवाइडेड बाय log a। तो हम इसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो दिस विल बी a टू द पावर x डिवाइडेड बाय log a क्या है? 360। a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन किया है, a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? a टू दी पावर x डिवाइडेड बाय log a। मैम ऐसा तो आंसर ही नहीं है। पहली बात, आफ्टर इंटीग्रेशन प्लस c लगाया जाता है। ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है ये। ऐसा कोई आंसर नहीं है क्या? बिल्कुल है। ये जो 360 है, दिस इज बेसिकली दिस ओनली ना, इसी को तो सिंप्लीफाई करके हमने 360 बनाया है। तो 360 की पावर x बेसिकली यही चीज है। तो आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। मैं 360 की पावर x को ये लिख सकती हूँ, रिवर्स स्टेप में देखोगे तो इसी को हमने ये लिखा है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x होता है a टू द पावर x डिवाइडेड बाय log a प्लस c। ठीक है जी, क्वेश्चन 12 हो जाता है समाप्त। क्वेश्चन 13, इट्स अ गुड क्वेश्चन। अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करना है आपको। मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ कम्युनिटी of a commodity is c dash x is equal to 8 plus 6x and r dash x is equal to 30. Fixed cost is 0. Find the total profit. बच्चों देखो, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अभी यहाँ पे एक बार सीख लो, इट्स अ न्यू क्वेश्चन फॉर यू ऑल। आपको रेवेन्यू ना देके r डैश x दिया है, तो बच्चा अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं r डैश x को, तो मेरे को r मतलब रेवेन्यू मिल जाएगा। डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन कर दो, ओरिजिनल फंक्शन आपने मिल जाता है। आप इंटीग्रेट करेंगे 30 का, 30 कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन 30x प्लस c1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं? अब यहाँ पे ये याद रखो कि आपको C1 का वैल्यू निकालना है। X अगर मान लो आपने कोई भी आइटम को सेल नहीं किया है तो रेवेन्यू, तो आपके पास यहाँ पे रेवेन्यू क्या आएगी? 0। मतलब आपने याद रखना है कि अगर मैंने X का वैल्यू 0 लिया ना, तो R का वैल्यू भी 0 ही होता है।
तो यहाँ पे आप ये x की जगह 0, r की जगह 0 रखो, तो C1 कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब यहाँ से रेवेन्यू आपको मिल रही है 30x। इसके बाद हम जाएंगे मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए, मतलब कॉस्ट निकालने के लिए। सो कॉस्ट विल बी इक्वल टू C-x का आपने करना है इंटीग्रेशन। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे आप लिखेंगे 8 + 6x का इंटीग्रेशन। तो बच्चों 8 का इंटीग्रेशन 8x होगा, दिस इज 6। x का इंटीग्रेशन विल बी x²/2 और हमेशा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। अब अगर तुम्हारा x 0 है, ठीक है, तुमने कोई आइटम प्रोड्यूस नहीं किया, तो यार उसका कॉस्ट भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे आपका C 0 आ गया, x 0 आ गया, तो C2 भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो बच्चा पार्टी यहाँ से कॉस्ट कितना आ जाएगा, दिस इज 8x, 2 1 2 3 ऐसे काट सकते हैं, तो दिस इज 3x²। बच्चों प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है आपका रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। सो रेवेन्यू कितना है हमारा, 30x माइनस कॉस्ट, माइनस करोगे तो इनके सबके साइन पलट जाएंगे। तो बेटा जी 30 में से 8 चला गया, सो दिस इज इक्वल टू 22x माइनस 3x², यानी कि द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब बहुत ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है इस टाइप का, ठीक है। तो आरटीपी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इट्स अ न्यू क्वेश्चन, ये आपके पेपर में बच्चों आ सकता है, ठीक है। तो इसकी यार तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इट्स अ गुड क्वेश्चन, ये आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। कैसे करा हमने, इंटीग्रेट किया बेसिकली हम लोगों ने पहले, और यहाँ से अपनी रेवेन्यू निकाली, ठीक है, रेवेन्यू निकाली, उसके बाद हमने कॉस्ट निकाला इंटीग्रेशन करने के बाद। तो एक अच्छा सवाल है ये, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके 1-2 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करो, हाई चांसेस हैं कि पेपर में पूछा जाएगा ये सवाल। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज द आंसर, यस। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी हम काफी बार अपनी क्लासेस में सॉल्व कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 2 इनइक्वालिटीज हैं, अलग अलग सॉल्व कर लो। तो दिस इज 2x + 5 ग्रेटर देन 3x + 2। ओके जी, कॉन्स्टेंट्स एक तरफ, 5 - 2 ग्रेटर देन 3x - 2x, 5 में से 2 गया 3, दिस इज इक्वल टू x। आई कैन से बेसिकली x इज लेस देन 3, 3 ग्रेटर देन x बोलूं या x लेस देन 3 बोलूं, एक ही बात है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इनइक्वालिटी है ये वाली। सो दिस इज 2x - 3 लेस देन और इक्वल टू 4x - 5। इसको यहाँ फेंको, उसको वहां फेंको आप, ठीक है। सो दिस इज -3 + 5 लेस देन और इक्वल टू 4x - 2x। तो दिस इज 2 लेस देन और इक्वल टू 2x। तो आप 2 से सही आ रहा है क्या, 2 से डिवाइड कर दो, चलो ठीक है। सो 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू x आ रहा है, बेसिकली x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू आ रहा है, 1 लेस देन और इक्वल टू x आ रहा है, तो मैं कह सकती हूँ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। नाउ व्हाट इज द x एंड व्हाट इज दिस, 2 आंसर सेम है, रुको यही आंसर होगा, वेट लेट मी सी। यहाँ पे हम लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब 1 राइट हैंड साइड जा रहा है, राइट हैंड साइड शेडिंग कर दो, ठीक है। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 राइट हैंड साइड, x इज लेस देन 3, 3 से कम है, इस तरफ जा रहा है। तो दोनों में कौन सा पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों की शेडिंग में यार 1 और 2 आ रहा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग वी हैव 2, द आंसर इज ऑप्शन 2। सी टिक करो, डी टिक करो, दोनों सेम है, एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये हमने काफी बार क्लास में किया है, 1 या 1 से बड़ा इस तरफ, 3 या 3 से छोटा इस तरफ, तो वो वाला पॉइंट जो दोनों में ओवरलैप कर रहा है, दैट पॉइंट विल बी द आंसर। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस 2 इज द आंसर, ठीक है। चलो जी, लेट मी सी, हमने क्या मार्क किया है यहाँ पे, हमने डी मार्क किया है, सी एंड डी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन का सवाल है। द वैल्यू ऑफ स्कूटर, द वैल्यू ऑफ स्कूटर इज रुपीज 1 लाख, 1 लाख है क्या, फाइंड इट्स डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम, कैलकुलेट टोटल डेप्रिसिएशन वैल्यू एट द एंड ऑफ 7 years। हम समझ गए ये पूछ क्या रहा है हमसे, हम आपको बता देते हैं बेटा जी। यहाँ पे डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है a = p 1 - i to the power n, ठीक है जी। वैल्यू ऑफ द स्कूटर, स्कूटर का प्राइस है ये, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि 7 साल बाद स्कूटर का प्राइस क्या होगा, मतलब हमसे a का वैल्यू पूछा जा रहा है, और 1 - i कितना है 10%, तो 10 डिवाइडेड बाय 100, दिस इज इक्वल टू 0.1। आफ्टर 7 बोला है तो यहाँ पे 7 लिख दो। तो बेटा जी
आपके पास कितना आ जाता है 0.9 की पावर 7, 2 3 4 5 6 7 इंटू कर दो 1 0 0 0 0, so we are getting 4782.969. Yes, that's equal to option A only. Just apply the formula, get your answer and be happy. Question A, question 15 हो जाता है समाप्त. Question number 16 पे चलते हैं. So बच्चों, question number 16 में बोला है wrong number आपने बताना है कि इसमें wrong number क्या होगा. कैसे बताते हैं wrong number? Sequence देखो, ये जितने भी numbers है ना, ये कुछ ना कुछ बच्चों एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे होंगे. आई होप आवाज आ रही है. ये कुछ ना कुछ सीक्वेंस फॉलो कर रहे होंगे, बट एक ऐसा होगा जो उसको खराब कर रहा होगा पैटर्न को. तो वो पैटर्न आपको पहले खुद सोचना पड़ेगा. यार इसको देख के ही ना मेरे को लग रहा है कि इनमें ना 3 का मल्टीप्लाई हुआ है. 18 इंटू 3 54 होता है, 54 इंटू 3 162 होता है, 162 इंटू 3 486 होता है. इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया 1458. समझ में आ गया. इन सभी सीरीज में बच्चों 3 का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है हमको, ठीक है ना. लेकिन किंतु परंतु यहां पे अगर 3 का मल्टीप्लाई करते तो 6 आता, फिर 6 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करते तो 18, यानी 10 तुम्हारा रॉन्ग नंबर है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी बच्चों को चमक गया है. ओके जी, नेक्स्ट. इन अ सर्टेन कोड दिल्ली इज कैपिटल is coded as 759. ये क्वेश्चन बड़े मस्त लगते हैं बेटा हमको. तो यहां पे लिखा है दिल्ली इज कैपिटल. दिल्ली इज कैपिटल, इसके लिए हमने लिखा है 759. कैपिटल आर ब्यूटिफुल. कैपिटल आर ब्यूटिफुल. कैपिटल आर ब्यूटिफुल, इसके लिए हमने लिखा है 369. दिल्ली इज ब्यूटिफुल. दिल्ली इज ब्यूटिफुल. Delhi is beautiful. Delhi is beautiful is coded at 675. पटना also capital. क्या हमको ये पूरा लिखना चाहिए? पटना also capital. हमको दिख रहा है कि आंसर आ गया है, इसलिए हमने बोला पटना also capital is 924. What is the code for beautiful? Beautiful के लिए क्या कोड यूज किया है ये तुमने बताना है. ये क्वेश्चन को ज्यादा डायरेक्टली नहीं पूछ लिया है इन लोगों ने. ब्यूटीफुल सिर्फ इन दोनों में यूज किया गया है बच्चों. इसका आंसर 6 है क्या? दिल्ली इज ब्यूटीफुल. और कहीं लिखा है क्या ब्यूटीफुल? कहीं कंफ्यूजन किया है? ना 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 ना. इन दोनों को देखो, इन दोनों में कैपिटल आर, दिल्ली इज. ओनली ब्यूटीफुल वर्ड इज कॉमन. तो अगर ये वर्ड कॉमन है, नंबर 6 है, तो 6 वुड बी द आंसर. इज इट सो सिंपल क्वेश्चन? यस, द आंसर इज ऑप्शन सी. चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं. अगला क्वेश्चन क्या है? Pointing towards photograph, Vinod said, "She is the daughter of my wife's mother's only daughter. How is Vinod related to the girl in the photograph?" तो यहाँ पे विनोद का क्या रिश्ता है ये पूछा जा रहा है. Pointing towards photograph, pointing towards photograph, Vinod said. ठीक है, ये रहा फोटोग्राफ. She is the daughter, एक बच्ची है यहाँ पे, ठीक है. तो विनोद क्या बोलते हैं कि यार ये डॉटर है किसी की. अच्छा, तो इसकी मम्मी होगी यहाँ पे. शी इज द डॉटर ऑफ माई वाइफ्स मदर्स ओनली डॉटर. माई वाइफ्स मदर. ओके, वैसे तो हमको समझ में आ गया इसका आंसर क्या है. इसने क्या बोला आपसे? शी इज द डॉटर ऑफ, किसकी बच्ची है ये? ऑफ माई वाइफ्स मदर. ऑफ माई वाइफ्स मदर्स ओनली डॉटर. ठीक है यार, ये तुम्हारे विनोद है, ठीक है. विनोद की वाइफ है ये. अब विनोद की वाइफ की मम्मी की इकलौती बेटी की बेटी है. क्या लिखा है? शी इज द डॉटर ऑफ माई वाइफ्स मदर्स ओनली डॉटर. माई वाइफ, मेरी पत्नी की मम्मी की इकलौती बेटी की बच्ची है. तो बेसिकली इसके पप्पा है, ठीक है. सो हाउ इज विनोद रिलेटेड टू द गर्ल इन द फोटोग्राफ? विनोद इज फादर. द आंसर इज ऑप्शन सी हियर. ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. संजय स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस. आओ डायग्राम बनाते हैं.
संजय स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में संजय गए, ठीक है, अपने घर से स्टार्ट करके ही वॉक्ड इन द वेस्ट डायरेक्शन। आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, ठीक है, 15 किलोमीटर चलने के बाद ही टर्न्ड टू द राइट, राइट मतलब ऊपर, एंड वॉक्ड 10 किलोमीटर, ठीक है, ही अगेन टर्न टू द राइट, अब फिर से राइट जा रहे हैं, यानी कि हाँ, ही अगेन टर्न टू द राइट एंड वॉक्ड 5 किलोमीटर। आफ्टर दिस he turns clockwise direction at 135 degree। अब देखो बच्चों, क्लॉकवाइज, क्लॉक कैसे चलती है, ऐसे, मतलब इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज 135 डिग्री, तो अगर क्लॉकवाइज यहां से यहां तक 90 होगा तो समवेयर हियर ऐसा कुछ है, ठीक है, यहां से इनको घूमना है 135 डिग्री एंड कवर्ड 10 किलोमीटर। सो इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग, तो अभी कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे बनाओ समोसा चार्ट, दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऑप्शन बी इज योर आंसर। ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, अब यहां से क्लॉकवाइज घूमना है, तो क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ आएंगे, ठीक है, 135 डिग्री, तो दिस इज साउथ वेस्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, साउथ वेस्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यस। क्वेश्चन नंबर 20, इफ इन अ कोड माइंड बिकम्स KGLB, इनने बोला है कि किसी कोड में माइंड आपका KGLB कहलाता है, और जो आर्ग्यू है, आर्ग्यू, आर्ग्यू, आई होप दिख रहा है, आर्ग्यू बिकम्स YPESC। तो आपने बताना है कि डायग्राम, डायग्राम का कोड क्या होगा। तो बेटा डी के लिए यूज किया है बी, आई के लिए यूज किया है जी, ए के लिए यूज किया है वाई, जी के लिए यूज किया है ई, आर के लिए पी, ए के लिए वाई, एम के लिए के, बी जी वाई, ई पी वाई के। द आंसर इज ऑप्शन ए। देख लो एक बार, बी जी वाई, ई पी वाई के, ई पी वाई के। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, परफेक्ट। ओके, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे फर्क नहीं पड़ता, स्टैंडर्ड डेविएशन को बच्चों ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हियर, ठीक है, उसको ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता। द कोएफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स x and y is the simple dash of two regression coefficients। so correlation and regression coefficients का आपसे रिलेशनशिप पूछ रहा है, तो इट इज ज्योमेट्रिक मीन, राइट, r इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट bxy इंटू byx, ठीक है, तो यहाँ पे वो उसे क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। दिस इज ऑप्शन सी हियर। टू रिग्रेशन लाइंस कोइंसाइड, प्लस माइनस 1 पे कोइंसाइड करता है बच्चों। फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन Q1 एंड Q3 इज दिस, तो आपने मीडियन बताना है, मीडियन बताना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। सो 54.32 प्लस 78.86 डिवाइडेड बाई 2 वी आर गेटिंग 66.59, यानी कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n का वैल्यू 4 है, ये गिवन है, आपने p का वैल्यू बताना है। तो बच्चा बाटी हम सब जानते हैं कि बाइनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, बाइनोमियल का फॉर्मूला होता है NCX p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x। अब हमें इस क्वेश्चन में x इक्वल टू 2 एंड प्रोबेबिलिटी 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 दिया है, और n का वैल्यू 4 है, सो 4c2 p टू द पावर 2 q टू द पावर 2, 3 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे लगाइए फॉर्मूला 4c3 p टू द पावर 3 q टू द पावर 1। तो बच्चों हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 4c2 मतलब 4 इंटू 3 2 इंटू 1, ठीक है, ये p स्क्वायर है, p क्यूब है, तो यहाँ से 2 p तो कट गए तुम्हारे, ठीक है, ये q स्क्वायर है, q1 है, एक q कट गया, तो यहाँ पे q बचा, दिस इज 3, 4c3 मतलब 4c1 एंड दैट इज इक्वल टू 4, है ना जी।
और यहाँ पे आपके पास क्या है, P है, तो ये दोनों तो जा रहे हैं। तो Q इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ P आ रहा है। Q को 1 माइनस P लिख सकते हो, इसको वहां फेंकेंगे तो 1 इज इक्वल टू 3P। तो बच्चों P का वैल्यू 1/3, ऑप्शन ए निकल के आ रहा है। क्या आप लोगों का भी ऑप्शन ए आ रहा है? जल्दी जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या आप लोगों का भी आंसर ए आ रहा है? लेट मी चेक व्हाट इज द आंसर। Let's see what is the answer. Yes, the answer is option A. One card is drawn from a pack of 52 cards. What is the probability that it is a king or a queen? तो हम जानते हैं यूनियन पूछ रहा है, probability of king union queen. So this is probability of king plus probability of queen प्लस नहीं माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इंटरसेक्शन क्वीन। एक ऐसा पत्ता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो ये तो चला गया, सिर्फ तुम्हारे पास ये बचता है। किंग कितने होते हैं? 4, 4/52, क्वीन होती है 4, 4/52, फेवरेबल अपॉन टोटल। सो दिस इज 8/52। कट्टम बिट्टम करो इसमें, तो दिस विल बी व्हाट, 4 2s are 8, 4 1s are 4, 4 3s are 12, 2/13 is the answer। 4 2s are 8, 4 1s are 4, 1 2 4 3 are 12, 2/13 आ रहा है। किंग और क्वीन, किंग और क्वीन, आप इसे इस तरीके से, वरना कॉमन सेंस से भी निकाल सकते थे। चलो जी, आंसर इज ऑप्शन बी। सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय, ये इतना बड़ा सा जो लिखा है ना, यही है। द सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स एंड वेटेड एग्रीगेटिव विद फिक्स्ड वेट। आप जानते हो सर्कुलर टेस्ट को यही सेटिस्फाई करता है। क्वेश्चन 28, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? तो बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज √n² - 1/12। तो हमसे n का वैल्यू पूछ रहा है और ये दिया है, दिस इज 2। तो आपने कहा ठीक है भैया, हमको तो आता है फॉर्मूला, स्क्वायरिंग कर दो। दिस इज 4, n² - 1/12, इधर जाएगा तो 4 × 12 इज 48, n² - 1, प्लस में जाएगा 48 + 1 इज इक्वल टू n²। तो बेटा n² इज 49, ऑप्शन इज ए। 7 का स्क्वायर 49 होता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। डायरेक्ट फॉर्मूला है, नोट्स को पलटाएंगे ना तो आपको ये सारे फॉर्मूले याद आएंगे, सब कुछ है तुम्हारे पास, बस तुम्हें पढ़ने की देर है। बेटा जी ये लो, इन द इक्वेशन दिस क्वार्टाइल डेविएशन फॉर y इज 3, फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन फॉर x। x का तुम्हें क्वार्टाइल डेविएशन बताना है। तो हमने कहा ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ओनली पॉजिटिव चेंज ऑफ स्केल से इंपैक्ट होता है। हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y है 3, हमें क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x चाहिए। हमने कहा ओके जी, x को अकेला करने का समय आ चुका है। दिस इज 3 - 2y, तो x का वैल्यू क्या होगा, 3/4 - 2/4y। सो x इज इक्वल टू 3/4 - 1/2y। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x इज -1/2 क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y। So quartile deviation of x is half into 3, that is 3/2, and that is equal to 1.5. So 3/2 is 1.5. The correct answer is option C here. So we are on the last question now, question number 30. For a normal distribution, the first and the third quartiles are given to be this and this. Mode निकालना है। हम जानते हैं normal distribution में मीन, मोड, मीडियन सब बराबर होता है। आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो इसको कि फर्स्ट क्वार्टाइल यानी Q1, थर्ड क्वार्टाइल यानी कि Q3, आप Q1 + Q3 डिवाइडेड बाय 2 कर दो। तो कहाँ गया क्वेश्चन, 37 + 49 डिवाइडेड बाय 2 कर दो। द आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 43। तो डायरेक्टली भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मोड, मीडियन सब बराबर होते हैं। ठीक है, विद दिस वी कंप्लीटेड द आरटीपी। मुझे जल्दी से बताना कि इस आरटीपी में आप कितने क्वेश्चंस को टारगेट कर पाए थे, और ये भी बताना कमेंट सेक्शन में क्या मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे
पढ़े हुए ही थे इस आरटीपी में, ये भी आप सब मुझे बताने वाले हो। सो थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन खूब मन लगा के पढ़ाई करो, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, एंड थैंक यू सो मच। टिल देन प्लीज टेक केयर।